हाँ, 134 हो गया। अब हम 136 देखते हैं। 135, चलिए 135 भी देख लें, खत्म हो जाए मामला। 135, 135 क्या कह रहा है मैं बताता हूं। ये कह रहा है कि ए और बी अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर हैं, ए है क्रेडिटर और बी है प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। ए है डेटर या क्रेडिटर मान लीजिए, बी है प्रिंसिपल डेटर, सी यहां क्या है श्योरिटी। ट्रायंगल ही बना के काम चलेगा। तो 135 क्या कह रहा है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, नहीं 135 तो हो गया, 136 सॉरी 136, 135 तो हो गया, बता दिया करो भाई। 136, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। ए जो है, अभी जो मैंने पहले बताया कि टाइम एक्सटेंड अगर कर रहा है 135 में, 135 में ही टाइम एक्सटेंशन की बात आई ना, वो टाइम एक्सटेंशन क्रेडिटर बी को दे रहा है, लेकिन कम्युनिकेट किसको कर रहा है, डी को, जिसका इस पूरे प्रकरण से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये बी का परिचित है। बी इससे कहता है कि यार सिफारिश कर लो, कुछ दिन डेट बढ़ जाए, श्योरिटी के पास जाएगा, श्योरिटी मार के भगाएगा। डी के पास डी कहता है कि भैया कुछ कह दो, मेरा टाइम कुछ ये बढ़ा दे। डी महोदय ए से कहते हैं और ए उसको मान भी लेते हैं और इनसे कहते हैं ठीक है जाओ मैंने समय बढ़ा दिया। तो समय बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, क्या समय बढ़ा मान लिया जाएगा या ये डिस्चार्ज मान लिए जाएंगे? नहीं, इसमें ये डिस्चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इनसे जो टाइम एक्सटेंशन दिया गया वो इन पे एप्लीकेबल भी नहीं होगा। लिखा है, पढ़िए। श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। बुक में भी इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा भाई, ठीक है। तो इसको जरा सा देखते हैं क्या लिखा है। Where a contract to give time to the principal debtor is made with creditor, made by the creditor with a third person and not with the principal debtor, a surety is not discharged। जो मैंने बताया कि अगर थर्ड पर्सन से ये टाइम एक्सटेंशन की बात हो रही है तो उससे और इनसे नहीं हो रही है, तो इनको जब इनसे नहीं हो रही तो इनको डेट कहां से वो एक्सटेंशन मिलेगा, तो उनको मिलेगा नहीं, तो ये भी डिस्चार्ज अपनी लायबिलिटी से नहीं होंगे। सिर्फ इतनी ही बात है इसमें और कुछ नहीं है। इलस्ट्रेशन भी इसका सेम है, ठीक। तो 136 आप इस जानकारी के लिए छोटी जानकारी के साथ अपने दिमाग में रखिएगा। अब पढ़ते हैं 135, थोड़ा सा टेक्निकल है, 134 के साथ पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए 137 पढ़ लीजिए जरा सा क्या लिखा है। ये सब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी की बात हो रही है कि श्योरिटी कब अपने दायित्वों से मुक्त मान लिया जाएगा, किन परिस्थितियों में, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। कॉन्फ्लिक्ट आ गया। 134 में क्या है, 134 में है अगर वाद न लाने का वचन दे देता है, वाद न लाने का वचन देता है। 134 देखिएगा, प्रशमन है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, वाद न लाने का एग्रीज नॉट टू स्यू। तीन बातें हैं, उन तीन बातों में तीसरे के अगेंस्ट 137 आ रहा है कुछ कुछ, लेकिन क्या है, क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। माइन्यूट सा अंतर है, बहुत छोटा महीन अंतर है। वहां पे वो सहमत होता है, एग्री करता है कि आई विल नॉट स्यू यू, ठीक। यहां क्या कहता है, केवल
प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट वाद न लाना, केवल वाद न लाना फ्री नहीं करता है किसको? श्योरिटी। समझिएगा, ये है क्रेडिटर, ये है डेटर, ये मान लीजिए डी है, ये डेटर है DEBTOR, श्योरिटी हो गए सी। 134 क्या कहता है कि मैं क्रेडिटर इससे कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ बात नहीं लाऊंगा, तुम निश्चिंत रहो। तो इसके हाँ बोलिए सर 135 ठीक 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 135 कर लो यार, कर लो हाँ बता दिए, थैंक यू। 135 में क्या कह रहा है? 135 में ये 3 कंडीशन है ना, कुछ कहना जो चाह रहे हैं उसको समझिए। 135 में क्या कहा कि अगर तुम भुगतान करो या ना करो मैं तुम्हारे खिलाफ वाद नहीं लाने वाला, तो ये क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। 137 उसका अपोजिट है। 137 क्या कह रहा है कि मात्र वाद न लाना, फॉरबियरेंस क्या है? क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी, लेनदार का वाद लाने से प्रविरत रहना। मैंने आपको 135 में पहले बताया है कि वाद न लाने का वचन देना और वाद न लाते हुए शांत बैठे रहना, दोनों थोड़ा डिफरेंट तो है। एक में एक्टिव आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि हम वाद नहीं लाएंगे, जॉब फ्री 135, वहां पे ये डिस्चार्ज। लेकिन एक एक्ट भी है, एक्ट है कि उसको एक को क्रेडिटर होने के नाते वाद लाना चाहिए। 135 को ध्यान में रखिएगा जो मैंने बताया था कि मात्र वाद न लाना, तो वहां पे दोनों चीजें आएंगी, एक तो एक्ट, ओमिशन और प्रॉमिस। प्रॉमिस नॉट टू स्यू डिस्चार्ज कर देगा। यहां पे एक टेक्निकल समस्या ये हो रही है जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए टाइम बार्ड डेट है, उस अवधि में आपको बीइंग अ क्रेडिटर इनको स्यू करना ही करना है और आपने नहीं किया, नहीं किया तो क्या होगा? नहीं किया तो ये डिस्चार्ज हो गए। अब समस्या ये आती है, 137 ये कह रहा है मात्र वाद न लाना प्रतिभू को मुक्त नहीं करता है, प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता। ठीक, अब देखिए यहां पे टाइम बार्ड डेट जब हो जाएगा मामला, मान लीजिए नॉर्मल चीजें नहीं कि वो बात नहीं ला रहा है, टाइम बीत गया, जो एक गिवन टाइम था कि 15 दिन 20 दिन 25 दिन में दे देंगे, उसके बाद वो टाइम नहीं लाता है, वो बात नहीं लाता है क्रेडिटर, तो क्या होगा? सी 137 के हिसाब से सी फ्री नहीं होगा। लेकिन अगर 135 में ये कह देता है कि मैं बात नहीं लाऊंगा तो सी फ्री हो जाता है। यहां एक और कदम आगे बढ़िए, मान लीजिए टाइम बार्ड डेट, अगर वो 3 साल के अंदर वाद नहीं लाया, 3 साल में वाद नहीं लाया, तो डेटर क्या होगा? वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो 135 के हिसाब से ये एक एक्ट था जो उनको करना चाहिए था, ओमिशन हो गया उसका, तो क्या सी को फ्री कर दें? केवल इसी पॉइंट पे ये मसला यहां पे अटक रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कहां हुआ वो समझिए। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, एक केस आता है कि प्रिवी काउंसिल का कॉन्फ्लिक्ट, समझ गया ना? 135 137 का, 135 137 का वो समझे? हाँ, तो अब आप समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट जो था, हाँ कॉन्फ्लिक्ट जो है ये समझ गए क्या दोनों में कॉन्फ्लिक्ट? 135 और 37 में क्या हुआ? अब इसको रिजॉल्व कहां किया गया ये मैं केस बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखिएगा, महंत सिंह का प्रिवी काउंसिल का मामला है। प्रिवी, भाई आप जानते हैं प्रिवी काउंसिल सर्वोच्च शीर्ष न्यायालय कह सकते हैं, न्यायालय है का
है नहीं था, लेकिन आज भी आप जानिए जब कहीं बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो जाएगा तो हम प्रिवी काउंसिल की ओर ताकते हैं कि अब वहां से क्या निर्णय हुए थे, उस पर पेपर में कुछ निकल आए तो उसको हम फॉलो कर लें। महंत सिंह बनाम, बड़ा अजीब सा नाम है, यू बा ई, यू बा, क्या नाम था मुझे समझ में अभी तक नहीं आया। जब आप हिंदी में लिखेंगे तो यू बा ई, ये नाम है, ठीक है। लॉर्ड पोर्टर, इसमें कौन थे? लॉर्ड पोर्टर। लॉर्ड पोर्टर कहते हैं फेल्योर टू sue the principal debtor until recovery is barred by the statutes of limitation does not operate a discharge of surety in England. इनका कहना था कि भले ही टाइम बार्ड डेट हो जा रहा है, ठीक, भले ही टाइम बार्ड डेट हो जा रहा है, उससे उन्मोचित कौन हो जा रहा है? आपका प्रिंसिपल डेटर। इंस्टीट्यूट जो भी नियम है, विधियां हैं, अगर उनके कारण टाइम बार्ड डेट हो जा रहा है, काल अवरोधित हो जा रहा है, उस समय में जो क्रेडिटर था उसको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट केस करना चाहिए था, उसने नहीं किया, इस वजह से डेटर फ्री हो गया। लेकिन फ्री कौन नहीं होगा? श्योरिटी फ्री नहीं होगा, श्योरिटी को फ्री नहीं माना जाएगा, उसको भुगतान करना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहां पे ये कहा गया, और यही चीज मोस्ट ऑफ द जो आपके हाई कोर्ट्स थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया फॉलोड दिस व्यू ऑफ प्रिवी काउंसिल। लेकिन इलाहाबादी तो इलाहाबादी होते हैं, ठीक, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी उनसे परे नहीं है। उसने एक केस में कहा, रंजीत सिंह वर्सेस नौबत, रंजीत सिंह वर्सेस नौबत सिंह, नौबत ही नाम लिखते, नौबत अली रहे होंगे जो भी रहे। हाई कोर्ट इलाहाबाद क्या कहता है? Creditor's right against the surety is not preserved unless he sues the principal debtor within the period of limitation. अगर वो जो लिमिटेशन पीरियड है उसके अंतर्गत वो सू नहीं करता है प्रिंसिपल डेटर को, तो जो उसके अधिकार हैं श्योरिटी के अगेंस्ट की, मतलब वो श्योरिटी से ले सकता है, श्योरिटी को लायबिलिटी ठहराया जाए, वो नहीं ठहराया जा सकता। किसको? प्रिंसिपल डेटर के विरुद्ध अगर समय निर्धारित जो है एक है लिमिटेशन के एक्ट के द्वारा, उसके दौरान अगर क्रेडिटर वाद नहीं लाता है और वो टाइम बार्ड होने के कारण अपने दायित्वों से फ्री हो जाता है, तो प्रिंसिपल जो श्योरिटी है उसको भी दायी नहीं ठहराया जाएगा। उसको चाहिए दायी ठहराने के लिए कि विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम उसके अगेंस्ट सू कर दिया जाए। ये प्रिंसिपल, ये हाई कोर्ट इलाहाबाद ने अपना निर्णय दिया प्रिवी को हटाते हुए, प्रिवी काउंसिल के। लेकिन एक बात आप जानिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में क्या माना जाएगा, तो आप कहेंगे कि प्रिवी काउंसिल और जो मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स ने फॉलो किया है प्रिवी काउंसिल के उस निर्णय को, वही अभिभावी होगा, वही प्रिवेल करेगा, ठीक है। यहां पे ये कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जानी चाहिए, मुझे लगता है। कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। बोलिए भाई, कोई दिक्कत? 134 को जो मैं यहां पे बार बार कह रहा था, तो 134 का ये था कि उसकी कृत्य या लोक से जो होता है ना, 134 में क्या कहा गया है? डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय द
बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज और बाय एनी एक्ट और ओमिशन। तो एक्ट और ओमिशन जो बात नहीं लाएगा अपने एक लिमिटेशन वाले ड्यूरेशन में तो मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन 137 उलट दे रहा है मामला। 135 आपका क्या कह रहा है? 135 सिर्फ इतनी बात है कि वहां कहता है उसको 135 को सिर्फ इस सेंस में लेंगे, 134 को यहां जोड़ेंगे, 135 को इस सेंस में लेंगे कि वहां वो कह देता है कि हम आपके खिलाफ वाद नहीं लाएंगे, तो सी डिस्चार्ज हो जाता है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। 137 कहता है भले ही डिस्चार्ज हो जा रहा है लेकिन अगर ऐसी कोई टेक्निकल कंडीशन आ रही तब क्या होगा। ठीक, तो ये है कि श्योरिटी को लायबल ठहराया जाना चाहिए। ये यहां तक मसला हो चुका। तो कठिन 137 तक की था। मेरे पास समय है अभी 12 मिनट और 12 मिनट के बाद मैं चाह रहा हूं कि 138 को यही बता देता हूं या बाद में बताता हूं। छोड़िए, नहीं समझ में नहीं आया ऋतिक आपको बात। हाँ, लेकिन उसके बाद ये अगर जब एक बार प्रॉमिस कर लिया वो मुक्त हो गया तो फिर इसको आप बीच में फिर क्यों घास पाँच कर रहे हो, हलवा मत बनाओ। ठीक है, जब एक बार हमने आपसे कोई चीज कह दिया तो फिर उसको हम कैसे वापस, हमने आपको एक बार फ्री कर दिया, आप फ्री हो गए, फिर कल थोड़ी आपका हम कॉलर पकड़ लेंगे भाई। यहाँ ये बात हो रही है कि अगर हमने डेटर को फ्री कर दिया तो श्योरिटी को पकड़ सकते हैं या नहीं। ठीक, और डेटर को अगर फ्री कर दिया, डेटर को अगर फ्री कर दिया 135 के अकॉर्डिंग, 135 में हुआ ना, डेटर को फ्री कर रहे हैं तो 135 में अगर डेटर को फ्री कर दिया तो वहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। 137 में क्या है, वहां फ्री किया है और यहां फ्री नहीं किया है, लेकिन अपने एक्ट और ओमिशन 134 को जोड़िए, ये एक्ट और ओमिशन द्वारा उसको जो करना था नहीं करता है तो वहां पे टाइम बार हो जाता है मामला। तो ऐसे मामलों में कहा गया कि भले टाइम बार अगर हो गया तो भी वो उसको डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा श्योरिटी को, और he will be held liable to pay the sum। बात ऐसे समझिए, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। 11 मिनट है, मैं कोशिश करता हूं कि 139 आपको बता दूं। पढ़िए जरा सा, पढ़िए पर मैं देखिए कुछ समझ में आता है क्या। 139 139 जरा पढ़िए। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया अच्छी बात है, समझ जाते तो गड़बड़ हो जाता। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। इसका मतलब क्या है कि प्रतिभू को जो उपचार प्राप्त है, ए ने बी को लोन दिया है, ए क्रेडिटर, वही चीज रखिएगा, प्रिंसिपल डेटर सी है, क्या है सी, श्योरिटी। इवेंचुअल रेमेडी की बात करता है। इवेंचुअल रेमेडी समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। इवेंचुअल माने अंतिम या संभावित जो इसको उपचार प्राप्त है, उपचार की बात है। उपचार कब आएगा प्रश्न, उपचार का प्रश्न कब उठेगा, जब ये डिफॉल्ट कर जाएगा डेटर और ए बीइंग क्रेडिटर सी से कहेगा कि तुम श्योरिटी हो, पैसा दो। ठीक है, सी ने इनको भुगतान कर दिया, अब इसको उपचार क्या है, बी से वसूले, और उसके पहले अगर ए के पास इसने कुछ सिक्योरिटीज रखी हैं, इफ securities are kept with A, मान लीजिए कुछ गहना रखा होगा, कुछ उसके शेयर्स हो, कोई भी बात हो, तो उसको उपचार क्या होगा कि इनको पैसा दे और ये सारी चीजें इनसे ले ले, ये सारी चीजें आप ये जो होल्ड की होगी की प्रॉपर्टी इनको दो। ये श्योरिटी का उपचार हुआ, उपचार हुआ, इवेंचुअल रेमेडी हुई, संभावित या अंतिम जो कह सकते हैं वो रेमेडी इनको प्राप्त है कि ठीक है हम तुम्हारे श्योरिटी बने, अब हम इनको भुगतान करके ये सारी चीजों पे जो मैंने बताया राइट टू सब लोग कल पढ़ेंगे तो इन पे अधिकार जमाएगा और इनसे अपना पैसा वसूलेगा, बाकी इनसे भी मिलेगा। ये है इसका उपचार। अब इस उपचार में जो इसको ये रेमेडी मिली हुई है, इसमें इसकी गलती से
फॉल्ट, फॉल्ट बाय ए, अगर ए की फॉल्ट से क्या होता है, उन सिक्योरिटीज वगैरह में नुकसान हो जाए तो क्या होगा, उस लिमिट तक, मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर जल्दी से केस लॉ बताऊंगा, टाइम नहीं है, उस लिमिट तक, मान लीजिए 1000 की पांच इनके पास शेयर्स थे, ठीक है, इनके 8000 के लिए श्योरिटी थे, 5000 इनके पास शेयर्स जमा थे, अब इनको इनके डिफॉल्ट बी के 5000 शेयर्स ए के पास जमा थे, अब होता क्या है, बी डिफॉल्ट कर जाते हैं और सी इनको पेमेंट ए को देते हैं, तो सी को क्या राइट मिलता है, ये सारे शेयर्स इनको दे दिए जाए। अब इनकी गलती से क्या हुआ, इनकी गलती से हुआ कि इसमें से एक या दो मिसिंग हो गए, खो गए, अब खो गए तो ये नुकसान किसने किया, क्रेडिटर ने किया। क्या लिखा है, क्या लिखा है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज, यानी इंपेयरिंग माने नुकसान पहुंचाना, तो इंपेयरिंग श्योरिटीज राइट, तो यहां पे ये 2000 श्योरिटी को पाने का अधिकार था कि नहीं था, था कि नहीं था, बताइए। तो ये 2000 जब नुकसान हो गया, 2000 का नुकसान हो जाता है तो श्योरिटी कहता है ना, अब मैं तुम्हें 6000 ही दूंगा, क्योंकि अगर ये तुम हमें पांचों दे देते तो मैं 5000 यहां वसूल लेता, अब 2000 तुमने खुआ दिया तो 2000 तक की मैं रिबेट लूंगा, मैं तुम्हें 6000 ही दूंगा, बाकी ये 3 जो तुम्हारे पास बचे ये मुझे दो 3000, ठीक। तो अप टू दैट एक्सटेंट इसको सी को श्योरिटी को रिलीफ मिल जाएगा, ये यही सेक्शन 139 कह रहा है, मैं जल्दी से पढ़ रहा हूं। If the creditor does any act which is inconsistent with the right of the surety, कुछ ऐसा करता है, ऐसा किया कि उसने ठीक से नहीं रखा और वो दुख हो गया, राइट इसका क्या हुआ, इसके राइट के इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, मतलब विरोध में हो गया, इसका राइट का पाना हो गया, तो इनकॉन्सिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी और omits to do any act, omits to do any act माने उसको केयर करना चाहिए था, केयर नहीं किया, यहां ये मान लीजिए omits to do any act which is duty to surety requires him to do, ये ड्यूटी ऐसी है जो कि सिक्योरिटी चाहता है कि आप ऐसा करें, सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड है कि आप इस जो सेफ में आपको दिया गया है इसको सेफ रखें, ये श्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बाद में उसको पे करना पड़ेगा तो वहीं से वसूलेगा, फिर क्या होता है, him to do and the eventual remedy of the surety, ये इसकी संभावित या अंतिम उपचार भी इसके पास यही है, तो क्या होगा, against the principal debtor is thereby impaired, अब उसको नुकसान हुआ ना, ह्रास हुआ ना, हिंदी में समझिएगा, जो ह्रास उसके उपचार को परिणामिक ह्रास हुआ है, परिणाम स्वरूप ह्रास हो गया है, तो क्या होगा, debtor the surety is discharged, अगर उसने ऐसा कर दिया कि पूरा नुकसान हो गया तो श्योरिटी पूरे के लिए दायित्व से मुक्त हो जाएगा। अब मैं इसमें दो केस बताता हूं, इलस्ट्रेशन आप अपने से पढ़िएगा क्योंकि समय नहीं है, समय का अभाव है, और समझ में ना आए तो आप पूछिएगा। देखिए, यूनिटी फाइनेंस लिमिटेड, यूनिटी फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस वुडकॉक, ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इट इज द प्लेन ड्यूटी ऑफ द क्रेडिटर नॉट टू डू एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द श्योरिटी, कि कोई भी ऐसा काम न करे जो कि श्योरिटी के अधिकार के विरोध में है, जो अपने धारा में कहा गई, धारा में जो बात कही गई वही चीज, इट इज द राइट। अब क्या बात होती है, क्या उसके राइट्स हैं, राइट्स ये हैं, इट इज द राइट ऑफ श्योरिटी दैट आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर, जब पेमेंट श्योरिटी क्रेडिटर को कर दे डेटर के डिफॉल्ट होने पे, तो राइट ऑफ श्योरिटी दैट आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर टू गेट इंडेमनिटी फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर, वो प्रिंसिपल डेटर से अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करे। और क्या, इफ द क्रेडिटर एक्ट्स और ओमिशन डिप्राइव्स, या क्रेडिटर का जो एक्ट है, जो कोई क्या ऐसा काम कर दे रहा है, कोई ऐसा विलोपन कर दे रहा है जिससे क्या हो, श्योरिटी को अपने बेनिफिट से वंचित रह जाना पड़े। अब उसने ऐसा लापरवाही किया कि 2000 के शेयर ही खो गए, तो इसको नुकसान हुआ ना, तो क्या होगा, द श्योरिटी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस रेमेडी, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज,
ये इस केस में ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक केस देखते हैं, एसबीआई ऑफ सौराष्ट्र। एसबीआई राष्ट्र, ये राष्ट्र है, RASHTRA, एसबीआई सौराष्ट्र वर्सेस चितरंजन राजा। इसमें कहा गया कि जो गारंटी या श्योरिटी सिक्योरिटी दी जाती है वो क्रेडिटर को सेफ रखना चाहिए, उस पर नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान हुआ तो अप टू दैट एक्सटेंट, जहां तक नुकसान हुआ है वहां तक श्योरिटी को फ्री कर दिया जाएगा। एक बैंक होता है, बैंक लोन देता है, लोन के अगेंस्ट एक गोदाम में रखा हुआ माल उसको सिक्योरिटी में दिया जाता है। बैंक की लापरवाही होती है, गोदाम का माल चोरी हो जाता है। बैंक की लापरवाही से श्योरिटी ने कहा जितने का माल चोरी हुआ है उतने के लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा, और ये सही ठहराया गया। ध्यान रखिएगा, ये सही ठहराया गया। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस कालूराम का एक मामला आता है। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस कालूराम, लिख लीजिएगा, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस कालूराम। कुछ पेड़ होते हैं, कटे होते हैं, उसमें श्योरिटी ये कहता है कि जब तक ये भुगतान न दे दे जिसको आपने पेड़ देता सरकार ने बेचा है, तब तक इसको ले जाने मत दीजिएगा। सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, बिना पैसा लिए उसको कह देता है पेड़ ले जाओ। अब जब उसको बिना पैसा पेड़ ले जाने दिए तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं श्योरिटी हूं तो मैं अपनी जेब से फालतू मरूंगा, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारा एक्ट ऐसा है। तो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस कालूराम। अब एक आता है भूमिपुत्र मर्चेंट बैंकर, बहुत लंबा सा नाम है, भूमिपुत्र, लिख लीजिएगा, भूमिपुत्र मर्चेंट बैंकर। भूमिपुत्र मर्चेंट बैंकर बरहद, BERHAD, बनाम। इसमें क्या होता है, बनाम मैलेबर कारपोरेशन क्या है, मैलेबर, जो मैंने पुराना केस बताया उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का केस था एसबीआई सौराष्ट्र वर्सेस चितरंजन राजा वाला मामला। इसमें क्या है कि अगर कोई सिक्योरिटी उसके पास रखी गई है प्रिंसिपल क्रेडिटर के पास और उसको बेचने का अधिकार है, तो ध्यान रखिएगा उस सिक्योरिटी को उसको एक उचित रेट पे बेचना होगा। मान लीजिए 5,000 की चीज रखी है या 10,000 की चीज सिक्योरिटी के रूप में रखी है, और जो आपके क्रेडिटर हैं इनको उसको बेचना है, तो उसको एक सही रेट पे बेचें। ये नहीं कि औने पौने में एक 10,000 की चीज है तो 1,000 बेच के निपट गए और 9,000 है कि सिक्योरिटी तुम जो श्योरिटी हो तुम दो, नहीं, एक सही रेट पे बेचिए भाई। एक 2-4% का नुकसान और फायदा हो सकता है ना, ज्यादा नुकसान करके आप उसको नहीं बेचोगे, ऐसा कहा गया। और इसी तरह का एक केस था, वहां पे भी इंग्लिश में कि इंग्लिश लॉ में 1200 पाउंड के सामान को रखा गया था सिक्योरिटी के रूप में, 200 पाउंड में बेच दिया। ये गलत बात है। सिक्योरिटी, अगर श्योरिटी को आप लायबिलिटी ठहराना चाहते हैं तो जो भी सिक्योरिटी है उसको प्रॉपर आप डिस्पोज ऑफ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लगभग जो बातें हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी जो है वो खत्म होती है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।